साथियों, पिछले वीडियो में आपने थार के मरुस्थल की उत्पत्ति के संबंध में बात की। अब अपन बात करें थार के मरुस्थल का विस्तार। तो देखिए, सामान्यतः अगर अपन बात करें तो थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है। थार के मरुस्थल का जो पश्चिमी भाग है वो पाकिस्तान में है और इसका पूर्वी भाग है वो भारत में है। आगे सवाल आता है कि पाकिस्तान के कितने प्रांतों में ये फैला हुआ है या भारत के कितने राज्यों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। तो देखें दोस्तों, पाकिस्तान में ये दो प्रांतों में फैला हुआ है और भारत की बात की जाए तो भारत के 4 राज्यों में इसका विस्तार है। अब यहाँ पर बात करें कि पाकिस्तान के किन दो प्रांतों में थार के मरुस्थल का विस्तार है, तो वो दो प्रांत हैं। एक तो है आपका पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत यानी पंजाब का जो पश्चिमी भाग पाकिस्तान में स्थित है, इस पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर है। तो सिंध प्रांत की राजधानी है वो कराची है। तो पाकिस्तान के दो प्रांतों में फैला हुआ है या विस्तृत है और भारत में इसका विस्तार 4 राज्यों में है। उत्तर में पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। तो देखिए, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को एक उपनाम से भी जाना जाता है। यहाँ आपको ये भी याद रखना है, कई बार प्रश्न आ जाता है कि थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं। तो साथियों, पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान कहा जाता है। अब सवाल आता है कि भारत के जिन 4 राज्यों में इस मरुस्थल का विस्तार है, उसमें सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है। तो याद रखें, भारत में स्थित मरुस्थल का लगभग 62% भाग अकेले राजस्थान में स्थित है। अर्थात मरुस्थल का विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। यदि प्रश्न आ जाए कि भारत के कुल मरुस्थलीय भाग का कितना %, तो देश के 62% जो मरुस्थलीय भूभाग है वो अपने राजस्थान में स्थित है। अब ये तो थी मोटे मोटे थार के मरुस्थल के विस्तार की बात कि दो देशों में फैला हुआ पाकिस्तान और भारत। पाकिस्तान के दो प्रांतों में पंजाब और सिंध, और पाकिस्तान में इसे कहते हैं चोलिस्तान। और भारत की बात करें तो भारत के 4 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, और सबसे ज़्यादा विस्तार भारत में राजस्थान में है। देश के कुल मरुस्थलीय भूभाग का 62% जो मरुस्थल है वो अपने राजस्थान में स्थित है। अब हम भारत में इसके विस्तार को देखें तो जैसा आपको पता है कि भारत में ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। अब इसके विस्तार को मोटे तौर पर यदि अपन बात करें तो उत्तर में इसका विस्तार पंजाब से प्रारंभ होता है, कुछ हरियाणा के भूभागों में फैला हुआ है, फिर आपका आ गया ये राजस्थान, और दक्षिण में इसका विस्तार गुजरात तक है। याद रखें दोस्तों, भारत में स्थित इस मरुस्थल को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो उत्तर में आपके पंजाब से लेकर दक्षिण में यहाँ राजस्थान के बाड़मेर तक का जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग, इसको महान मरुस्थल कहा जाता है। और बाड़मेर से लेकर दक्षिण में कच्छ, गुजरात तक का जो ये भाग है उसे कहा जाता है लघु मरुस्थल। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि भारत में स्थित मरुस्थल को मुख्यतः या मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जाता है। जवाब होगा 2 भागों में, एक महान मरुस्थल, दूसरा लघु मरुस्थल। दोनों के विस्तार को भी याद रखें। महान मरुस्थल का विस्तार उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में बाड़मेर तक है, और लघु मरुस्थल है उसका विस्तार बाड़मेर से लेकर दक्षिण में कच्छ तक है, गुजरात तक। अब महान मरुस्थल है, इसमें किन भौगोलिक संरचनाओं की प्रधानता है और लघु मरुस्थल में किन भौगोलिक संरचनाओं की प्रधानता है, छोटी सी अपन बात यहाँ करेंगे। महान मरुस्थल है, इसमें बालू का स्तूपों की प्रधानता है। इस महान मरुस्थल को भारत की महान मरुभूमि के नाम से भी जाना जाता है,
जबकि जो लघु मरुस्थल है इसमें निम्न भूमियों की प्रधानता है। यहाँ निम्न भूमियों का अभिप्राय नीची भूमियों से है और इन निम्न भूमियों में वर्षा का जल एकत्रित होने से क्षारीय दलदल का निर्माण होता है। उस क्षारीय दलदल को रन कहा जाता है। कहने का मतलब लघु मरुस्थल में जो प्रमुख विशेषता है वो है रन क्षेत्र। तो लघु मरुस्थल में तो रन क्षेत्रों की प्रधानता है और महान मरुस्थल में बालू का स्तूपों की प्रधानता है। अब इससे आगे अपन बात करेंगे राजस्थान में इस मरुस्थल के विस्तार की। ये तो बात की भारत में विस्तार की। अब राजस्थान में ये पूर्व में कहाँ से लेकर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ है, किन किन जिलों में विस्तार है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो जैसा आपको पता है कि अपनी जो पश्चिमी सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है और उस पश्चिमी सीमा को अपन रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो जो राजस्थान में स्थित मरुस्थल है उसकी पश्चिमी सीमा तो इस रेड क्लिफ रेखा से निर्धारित हो जाएगी और राजस्थान के मध्य भाग में है अरावली। उस अरावली के समानांतर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। इससे पूर्व में पूर्वी राजस्थान और पश्चिम में है पश्चिमी राजस्थान। तो कई बार प्रश्न आता है कि कौन सी समवर्षा रेखा। यहाँ याद रखें समवर्षा रेखा का मतलब है वो काल्पनिक रेखा जो समान वार्षिक वर्षा वाले स्थानों को आपस में मिलाती है, उसे समवर्षा रेखा कहा जाता है। और ये समवर्षा रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जिन स्थानों को आपस में मिला रही है, याद रखें दोस्तों, उन सभी क्षेत्रों का औसत वार्षिक वर्षा का जो मान है वो 50 सेंटीमीटर है। और इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा से दोनों तरफ जाने पर वर्षा में क्या परिवर्तन होता है, थोड़ी सी यहाँ चर्चा करें। अगर आप पूर्व की ओर जाओगे तो वार्षिक वर्षा में वृद्धि होगी और यदि आप इस 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में जाओगे तो वार्षिक वर्षा में कमी आएगी। अर्थात इसके पश्चिम में जो ये भूभाग है यहाँ वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला न्यून वर्षा वाला भूभाग ही मरुस्थल कहलाता है। अर्थात ये अपना जो है वो मरुस्थलीय भूभाग है। तो इसका सामान्य विस्तार आपके सामने आ गया। पूर्व में 50 सेंटीमीटर समवर्षा से लेकर पश्चिम में इसका विस्तार भारत पाक सीमा यानी रेड क्लिफ रेखा तक है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई को लेकर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अपन बात करें तो ये अपनी उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है और ये दिशा पश्चिम है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि इस मरुस्थल का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। तो याद रखें उत्तर से दक्षिण विस्तार इसका लगभग 640 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम विस्तार की बात करें तो लगभग 300 किलोमीटर है। ये इसके विस्तार की बात हो गई। फिर यहाँ पर इसके ढाल का प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दोस्तों याद रखें पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भूभाग का ढाल है वो उस क्षेत्र से बहने वाली नदी के प्रवाह के आधार पर ज्ञात किया जाता है। अपने इस पश्चिमी मरुस्थल में बहने वाली जो प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है, जो मध्य अरावली में अजमेर में नाग पहाड़ से निकल कर आती है और पश्चिमी मरुस्थल में प्रवेश करने के बाद पहले पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती, फिर दक्षिण की ओर मुड़ती, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तो इस लूनी नदी के प्रवाह पर यदि ध्यान दिया जाए तो ये या तो पूर्व से पश्चिम में बह रही है या उत्तर से दक्षिण में बह रही है। अर्थात अपना जो पश्चिमी मरुस्थल है इसका ढाल अगर अपन बात करें तो पूर्व से तो पश्चिम हो जाएगा और उत्तर से दक्षिण हो जाएगा। एक ही लाइन में बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। तो पश्चिमी मरुस्थल का जो ढाल है वो होगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब सवाल आता है कि साहब ये कितने जिलों में फैला हुआ है या राजस्थान के कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो अगर अपन संपूर्ण थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के मरुस्थल का लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो राजस्थान में स्थित है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि थार के मरुस्थल का कितना भूभाग राजस्थान में स्थित है, तो अपना जवाब होगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। फिर प्रश्न आता है कि ये 1,75,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो कितने जिलों में फैला हुआ है। तो याद रखें दोस्तों इसका विस्तार 12 जिलों में है।
जिन 12 जिलों में ये थार का मरुस्थल फैला हुआ है, उन 12 जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, भारतीय कृषि आयोग के द्वारा मरुस्थलीय जिलों की संज्ञा दी गई है। तो कई बार इसको घुमाकर भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में कितने जिले मरुस्थलीय हैं, तो याद रखें मरुस्थलीय जिलों की संख्या 12 है। और दूसरा प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के इन 12 मरुस्थलीय जिलों को मरुस्थलीय जिलों की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है, तो याद रखें दोस्तों ये मरुस्थलीय जिलों की संज्ञा इससे राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा प्रदान की गई है। अब ये 12 जिले हैं कौन से? सबसे पहले देखो यहाँ अपना गंगानगर जिला है, और गंगानगर से ही अलग हुआ यहाँ पर अपना हनुमानगढ़ जिला है, ये बीकानेर जिला है, यहाँ ये आपका जैसलमेर का भूभाग है, जैसलमेर के दक्षिण में यहाँ बाड़मेर का भूभाग है, बाड़मेर की इधर बात करें तो जालोर का भूभाग है, यहाँ पाली जिले का भूभाग है, यहाँ जोधपुर का भूभाग है, यहाँ नागौर का भूभाग है, यहाँ अपना सीकर जिला है, इधर अपना ये आपका झुंझुनू जिला है। तो ये वो 12 जिले हैं, नंबर 1 गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा झुंझुनू, चौथा सीकर, और यहाँ पर 5वां जिला आ जाएगा आपका चूरू, 6वां यहाँ बीकानेर, 7वां नागौर, 8वां जैसलमेर, 9वां जोधपुर, 10वां बाड़मेर, 11वां पाली और 12वां जिला दोस्तों जालोर है। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है, इन्हीं को आप मरुस्थलीय जिले कहेंगे। और यदि प्रश्न आ जाए कि किन निम्न में से किन जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है या नहीं है, तो याद रखें दोस्तों इन 12 जिलों में थार के मरुस्थल का विस्तार है। और इनमें से भी जैसलमेर और बाड़मेर की यदि बात करें तो इन दोनों जिलों को पूर्ण मरुस्थलीय जिले कहा जाता है। तो पूर्ण मरुस्थलीय जिले कौन कौन से? अपना जवाब होगा जैसलमेर और बाड़मेर। ये तो बात हो गई थार के मरुस्थल के विस्तार की, लेकिन जैसा हमें पता है कि पश्चिमी हवाओं के साथ साथ ये मरुस्थल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, और इससे पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने का काम है वो मध्यवर्ती इरावली करती है, लेकिन फिर भी इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। याद रखें दोस्तों, रेगिस्तान का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना रेगिस्तान मार्च कहलाता है। इसे रेगिस्तान मार्च कहा जाता है। रेगिस्तान मार्च का अभिप्राय है मरुस्थल का पश्चिमी शुष्क हवाओं के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ना। कई बार इसमें एक प्रश्न आता है कि राजस्थान में कौन से स्थान पर मरुस्थल के विस्तार या रेगिस्तान मार्च को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो याद रखें दोस्तों ये नाचना जैसलमेर में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर बात करें इसका मतलब ये पूर्व की ओर बढ़ रहा है, तो वर्तमान में ये केवल 1,75,000 वर्ग किलोमीटर तक ही सीमित नहीं है, इसका मतलब इसका विस्तार हुआ है। और दोस्तों कई बार प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में थार के मरुस्थल का लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में विस्तार है। तो अपने राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 जून 2013 को भूगोलवेत्ताओं की एक संगोष्ठी आयोजित हुई, और उस संगोष्ठी में ये माना गया कि वर्तमान में जो ये पश्चिमी मरुस्थल है वो इन 12 मरुस्थलीय जिलों के अलावा जयपुर, अजमेर, राजसमंद और सिरोही जिलों के लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी भूभागों में भी फैल चुका है। तो उस 3 जून 2013 की रिपोर्ट की अगर अपन बात करें, उस अधिवेशन की बात करें, तो उस समय राजस्थान में इसका विस्तार लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में माना गया। और इन 12 मरुस्थलीय जिलों के अलावा यहाँ पर जयपुर का थोड़ा सा पश्चिमी भाग, अजमेर का पश्चिमी भाग, राजसमंद का थोड़ा सा पश्चिमी भाग और सिरोही का पश्चिमी भाग, तो वर्तमान में लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका विस्तार है, तो याद रखें दोस्तों ये लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में है। और कितने जिलों में विस्तार हो चुका है, तो आप जवाब आएगा आपका 16 जिलों में। इन 16 जिलों में 12 तो मरुस्थलीय जिले हो गए, प्लस 4 जो हैं वो आपके सामने हैं, जयपुर, अजमेर, राजसमंद और सिरोही। तो कुल मिलाकर कितने जिलों में विस्तार है, अपना जवाब क्या होगा, 16 जिलों में। अब इसी विस्तार को लेकर एक प्रश्न है, वो अपने प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के आधार पर पूछा जाता है। जैसा कि सेकंड ग्रेड में पूछा गया कि
इसरो के उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के अनुसार वर्तमान में राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है या लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में है। तो याद रखें दोस्तों, इसरो के उपग्रहों से जो चित्र प्राप्त हुए उनके अनुसार राजस्थान के लगभग 67.15% भाग पर मरुस्थल का विस्तार है, जबकि 2,09,000 की अपन बात करें तो उसके अनुसार राजस्थान का लगभग 61.11% जो भाग है वो मरुस्थली है। यहाँ आपको कई सारे आंकड़े मिले, जैसे प्रश्न आ जाए कि भारत में स्थित मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में, तो जवाब होगा आपका 62% भाग। इसके बाद वर्तमान में राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मरुस्थल का विस्तार है, तो जवाब होगा 61.11% भाग। और इसरो के उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर विस्तार है, तो लगभग 67% भाग पर विस्तार है। अब जैसा दोस्तों कल आपने पिछले वीडियो में जो पढ़ा कि मरुस्थल है वो धरातलीय स्वरूप के आधार पर है, वो 3 प्रकार का होता है, और वो 3 प्रकार आपने पढ़े थे। एक रेतीला मरुस्थल, एक मिश्रित मरुस्थल, और एक पढ़ा था चट्टानी मरुस्थल। रेतीले मरुस्थल का मतलब आपने समझा था जो रेत के जमाव से निर्मित हो, और मिश्रित का मतलब था जो कंकड़ पत्थर और रेत के जमाव से निर्मित हो, यानी पथरीला भी आप इसे कह सकते हो। और एक चट्टानी मरुस्थल। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थल है उसके लगभग कितने प्रतिशत भाग पर रेतीले मरुस्थल का विस्तार है, लगभग कितने प्रतिशत भाग पर मिश्रित या पथरीले या चट्टानी मरुस्थल का विस्तार है। तो दोस्तों याद रखें, अपना जो संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग है उसका लगभग 58.5% जो भाग है ना वो तो रेतीले स्वरूप में है। यानी पश्चिमी मरुस्थल का कितना प्रतिशत भूभाग रेतीला है, तो अपना जवाब होगा 58%। और जो शेष मरुस्थल है 41.5% वो आपका पथरीला या चट्टानी मरुस्थल है। तो सामान्यतः जो बालू का स्तूप होते हैं ना, रेत के जमाव से निर्मित गुंबदाकार स्थलाकृतियां जिनको बालू का स्तूप आप कहते हैं, वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती हैं, जवाब होगा रेतीले मरुस्थल में। जबकि पथरीले या चट्टानी मरुस्थल में सामान्यतः बालू का स्तूपों का निर्माण नहीं होता। इसका मतलब ये तो वो क्षेत्र है जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और ये वो क्षेत्र है जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि पथरीले या चट्टानी मरुस्थल का संपूर्ण भूभाग भी बालू का स्तूप विहीन हो कोई आवश्यक नहीं है। जैसे मान लो ये अपना रेतीला मरुस्थल है और इससे संलग्न इधर चट्टानी मरुस्थल है, हवाएं अपनी पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं, तो इन हवाओं के साथ उड़कर आने वाली मिट्टी का जमाव है वो चट्टानी मरुस्थलों के किनारों पर छोर पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर बालू का स्तूपों का निर्माण हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब चट्टानी मरुस्थलों पर भी बालू का स्तूप पाए जाते हैं, लेकिन केवल और केवल वो कहाँ पाए जाते हैं, किनारों पर। इनके आंतरिक जो भाग है ना वहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। और यहाँ पर एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि चट्टानी मरुस्थलों के जो किनारों पर बालू के स्तूप पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये आकृति के आधार पर तारा बालू का स्तूप होते हैं, इनकी संरचना तारे जैसी होती है। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि चट्टानी मरुस्थलों के छोर या किनारों पर कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो अपना जवाब होगा तारा बालू का स्तूप। जैसे अपने जैसलमेर जिले में रामगढ़, पोखरण, इसके आसपास तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जोधपुर जिले में फलोदी के आसपास भी तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये मुख्यतः इन चट्टानी मरुस्थलों के छोर पर मिलते हैं, किनारों पर मिलते हैं। तो यहाँ पर इसी से मिलता जुलता एक आंकड़ा आपको और याद रखना है। प्रश्न आ जाए कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप युक्त है, तो याद रखें दोस्तों वहाँ जवाब 58 नहीं होगा, लगभग 60% भाग आएगा, जिसमें रेतीला मरुस्थल प्लस इनके किनारों वाला भूभाग आ गया। यानी लगभग 60% जो मरुस्थलीय भूभाग है वहाँ तो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और लगभग 40% भूभाग है मरुस्थल का, वहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। तो इन दोनों में आप आराम से समझना, 58% का मतलब है राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल का इतना प्रतिशत, 58% भाग रेतीला है। 41.5% का मतलब है कि इस मरुस्थल का इतना भूभाग है वो पथरीला या चट्टानी रूप का है। यहाँ 60% का मतलब है पश्चिमी मरुस्थल के इतने प्रतिशत, 60% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जबकि 40% भाग पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करें
कि मरुस्थल है जो राजस्थान में फैला हुआ ये पश्चिमी मरुस्थल है, इसे जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो इस पश्चिमी मरुस्थल को जलवायु के आधार पर दोस्तों 2 भागों में बांटते हैं। जैसा आपने पढ़ा अभी कि ये पश्चिम में रेड क्लिफ रेखा से लेकर इधर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक है। इनके बीच का जो भूभाग है वही मरुस्थल है, और इस मरुस्थलीय भूभाग को जलवायु के आधार पर 2 भागों में बांटने वाली एक समवर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इस 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के जो भाग पश्चिम में रह गया वहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच ये जो भाग रह गया यह वार्षिक वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो जलवायु के आधार पर इस भाग को तो कहते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। कहने का मतलब जो 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखाओं के बीच है, और जो इससे पश्चिम में रह गया 25 के, वो कहलाएगा आपका शुष्क मरुस्थल। तो पश्चिमी मरुस्थल को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में, एक शुष्क मरुस्थल और दूसरा हो जाएगा आपका अर्धशुष्क मरुस्थल। दोनों को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो जवाब होगा 25 सेंटीमीटर। यहाँ दोनों के पर्सन याद रखना दोस्तों, ये तो राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है, और ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ना, ये जलवायु के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांट रही है। अब इन दोनों को अलग अलग अपन बात करें। ये शुष्क मरुस्थल है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये इसकी पूर्वी सीमा हो गई। ये पूर्वी सीमा तो है आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और ये पश्चिमी सीमा हो गई, ये है आपकी भारत पाकिस्तान सीमा। यानी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से लेकर भारत पाक सीमा के मध्य स्थित मरुस्थलीय भूभाग वो शुष्क मरुस्थल कहलाता है। और इसका विस्तार अगर अपन बात करें तो मुख्यतः 6 जिलों में दोस्तों। यहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों जिलों का तो आ जाएगा आपका दक्षिणी भाग, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों का तो दक्षिणी भाग आएगा। यहाँ पर जैसलमेर का लगभग संपूर्ण भाग आ जाएगा। बीकानेर और जोधपुर जिलों के पश्चिमी भाग आएंगे। और आपका जो ये रह गया यहाँ पर बाड़मेर जिला, उसका उत्तरी पश्चिमी भाग आएगा। तो यदि प्रश्न आ जाए कि शुष्क मरुस्थल का विस्तार कितने जिलों में, तो यहाँ दोस्तों उत्तर 6 होगा। ये 6 जिले हैं जहाँ शुष्क मरुस्थल का विस्तार है। गंगानगर हनुमानगढ़ के दक्षिणी भाग, जैसलमेर का संपूर्ण भाग, जोधपुर बीकानेर के पश्चिमी भाग और बाड़मेर का उत्तरी पश्चिमी भाग। यहाँ प्रश्न इसके बारे में पूछ सकते हैं कि राजस्थान के किस जिले का संपूर्ण विस्तार शुष्क मरुस्थल में है, तो वो आपका होगा जैसलमेर। अब ये जो शुष्क मरुस्थल है ना, इस शुष्क मरुस्थल को भी 2 भागों में बांटा जाता है, और उसका आधार है बालू का स्तूप। यानी एक तो इस शुष्क मरुस्थल का वह भाग जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और एक वह भाग जहां बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। अब देखिए वो 2 भाग कहां से कहां तक फैले हुए हैं। यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर और ये जोधपुर, इन तीनों जिलों का जो आपसी सीमावर्ती ये भूभाग है, इधर का भाग आ जाएगा आपका बाड़मेर जिले में, ये भाग आ गया आपका जोधपुर जिले में, और ये जो भाग है वो आपका आ गया जैसलमेर जिले में। इन तीनों जिलों का जो आपस में सीमावर्ती भूभाग है ना, यहाँ चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। और जैसा आपने थोड़ी देर पहले बात की कि चट्टानी मरुस्थलों के आंतरिक भागों में बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, इसका मतलब इन तीनों जिलों का जो ये आपसी सीमावर्ती क्षेत्र है ना, ये बालू का स्तूप विहीन है। बालू का स्तूप विहीन प्रदेश। और जो शुष्क मरुस्थल का शेष भाग रह गया इधर दक्षिण में बाड़मेर से लेकर उत्तर में दक्षिणी गंगानगर तक का, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। इस भूभाग को कहते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो कहने का मतलब हम शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांट सकते हैं बालू का स्तूपों की उपस्थिति के आधार पर। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और एक बालू का स्तूप विहीन प्रदेश। दोस्तों इनके बारे में विस्तृत चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।